हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 42 टेस्ट कर चुके थे। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 43 होगा, जिसमें बहुत ही टॉप लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन मिक्स में हैं, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी आयोग में आए हुए भी क्वेश्चन हैं इसमें, और कुछ क्वेश्चन नए डिजाइन भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पोषक तत्व तो नहीं माना जाता है। देखिए, इसका उत्तर आप लोग ही दीजिएगा। इसमें हम नहीं बताएंगे आप लोग को इसमें क्या सही होगा, आप लोग ही इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पोषक तत्व तो नहीं माना जाता है, बताइए। विटामिन को, मिनरल को, या फाइबर्स को, या फैट को। आइए सभी विकल्प का एक एक के बारे में, सभी विकल्पों में देखेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग पहले विटामिन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ पॉइंट। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किस किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया तथा किस सन में किया गया। तो याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक थे। ठीक, विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। ठीक, जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? बी और सी। ठीक, विटामिन बी और विटामिन सी। वही वसा में बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों याद रखिएगा। वसा में ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील क्या है? बी और सी हैं। देखिए, फैट मतलब वसा। वसा क्या होता है? वसा एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, ये याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, मूंगफली में कितना प्रतिशत वसा पाया जाता है? मूंगफली में तो याद रखिएगा 50% वसा पाया जाता है। वसा के कार्य जानते हैं। वसा अर्थात फैट के कार्य। देखिए, इसके कार्य में पहला जो है, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। ठीक, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। दूसरा कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। पहला पॉइंट क्या बोले थे? अंगों की रक्षा करना, कोमल अंगों की रक्षा करना। तीसरा पॉइंट, ताप के कुचालक का कार्य करना। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, वसा का संयोजक अवयव कौन कौन सा है? कार्बन होता है, और हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, पश्चवर्ती पिट्यूटरी मुख्य रूप से किससे बना होता है? बताइए। टी सेल्स, सी सेल्स, न्यूरोनल प्रोजेक्शन, या बीटा सेल्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसे हम तंत्रिका ऊतक भी बोलते हैं। ठीक, तो पश्चवर्ती पिट्यूटरी मुख्य रूप से किससे बना होता है? न्यूरोनल प्रोजेक्शन। ठीक, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। इसे और क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है वेल्स पाल्सी कपाल तंत्रिका का विकार है, बताइए। चौथी, बताइए किस नंबर की कपाल तंत्रिका का विकार है, 9वीं या 7वीं या 5वीं या तीसरी। देखिए जो वेल्स पाल्सी होता है वो 7वीं कपाल तंत्रिका का विकार होता है एक, ठीक, डिसऑर्डर होता है एक, 7वीं कपाल तंत्रिका का डिसऑर्डर होता है, ठीक, जिसे चेहरे की तंत्रिका भी कहते हैं, जिसे चेहरे की तंत्रिका भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेसियल नर्व, ठीक, फेसियल नर्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेल्स पाल्सी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बताइए। पोन्स, एमिगडाला या हाइपोथैलेमस या कृत, बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। देखिए जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग होता है शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क के मध्य भाग में, मस्तिष्क के बीचों बीच एकदम मध्य भाग में एक छोटा सा भाग होता है, ठीक, वहीं पे स्थित होता है। यह जो है शरीर के आंतरिक कार्यों को भी संतुलन रखने में मदद करता है, ठीक, संतुलित रखने में मदद करता है। शरीर के तापमान के अतिरिक्त जैसे भूख, प्यास, मनोदशा, यौन इच्छा, रक्तचाप और नींद को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है एडम्स एप्पल का निर्माण होता है, बताइए। एडम्स एप्पल का निर्माण कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थायराइड कार्टिलेज। देखिए जो एडम्स एप्पल होता है यह थायराइड कार्टिलेज से बना होता है, ठीक, इससे बनता है। यह कहाँ होता है, गले के सामने का एक उभार होता है जो स्वर यंत्र का हिस्सा होता है। गले के सामने का उभार जो थायराइड कार्टिलेज से बनता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक। देखिए ये जो होता है गले के सामने थायराइड ग्रंथि जो होती है उसी के ठीक नीचे, थायराइड ग्रंथि के पास में होती है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा तंत्रिका क्रिया क्षमता में विध्रुवीकरण किसके कारण होता है, बताइए आप लोग। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, ओपनिंग्स ऑफ सोडियम चैनल्स, ओपनिंग्स ऑफ कैल्शियम चैनल्स, क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, बताइए किसके कारण डीपोलराइजेशन होता है, बताइए, विध्रुवीकरण। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नाक प्रवेशनी के माध्यम से ऑक्सीजन की अनुशंसित प्रवाह दर होता है, बताइए कितना होता है। 1 से 4 लीटर प्रति मिनट, 1 से 6 लीटर प्रति मिनट, 4 से 6 लीटर प्रति मिनट या 6 से 8 लीटर प्रति मिनट, बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 4 लीटर प्रति मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू किया गया, बताइए। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में, ठीक। देखिए भारत की बात करते हैं अगर हम, तो भारत में टीकाकरण जो कार्यक्रम है वर्ष 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम जिसे EPI कहते हैं, ठीक, इसी के रूप में शुरू किया गया था। इसी को 1985 में
इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम। ठीक, ये जो लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था? इस टीके का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना। ठीक, दूसरा पॉइंट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। अगला पॉइंट है टीकाकरण कार्यक्रम में प्रदर्शनी की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की स्थापना करना। टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक, सब क्या है इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बीसीजी वैक्सीन को कितने तापक्रम पर रखते हैं, बताइए आप लोग। तो लगभग इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान ठीक होना चाहिए। तो विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें विकल्पों में 2 से 8 कहीं नहीं दिया गया है, तो इसके नियर अबाउट देखेंगे हम लोग तो 4 से 8 दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन ए की पहली खुराक कब देते हैं, बताइए। देखिए, जो बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है वह 9वें महीने पे। ठीक, 9वें महीने की उम्र में। ठीक, किसके साथ? खसरा का जो टीका होता है, खसरे के टीके के साथ ही दी जाती है, तथा इसके बाद 16 से 24वें महीने के बीच विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है। 5 साल की उम्र तक 6 महीने के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है। ठीक, कुल 9 खुराकें। कितनी? 9 खुराकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हेपेटाइटिस बी की बच्चों में डोज एंड रूट क्या है, बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मिली IM। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से लाइव वैक्सीन कौन सा है, अर्थात जीवित टीका, जिसे जीवित टीका बोलते हैं। बताइए आप लोग, कमेंट में उत्तर दीजिए इसका। कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिए इसका क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों की वृद्धि व विकास तथा बीमारियों व इलाज का अध्ययन किया जाता है, बताइए क्या कहलाता है। साइकिट्रिक या समाजशास्त्र या पीडियाट्रिक या हिस्टोपैथोलॉजी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीडियाट्रिक। ठीक, इसे हम लोग बाल चिकित्सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल चिकित्सा। ठीक, या बाल रोग। देखिए, बाल रोग विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, बालों एवं किशोरों के रोग एवं उनकी चिकित्सा से संबंधित होते हैं। ठीक, आयु की दृष्टि से इस श्रेणी में नवजात शिशु से लेकर 12 वर्ष तक, नवजात शिशु से लेकर 12 वर्ष तक किशोर जो होते हैं बाल चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नवजात शिशु किसे कहते हैं, बताइए। देखिए, जन्म से 1 महीने तक के बच्चों को क्या कहते हैं? नवजात शिशु। जन्म से 1 महीने तक के बच्चों को नवजात शिशु कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में हम बात करें, नवजात शब्द का इस्तेमाल जो है जन्म के बाद के पहले 28 दिनों के लिए किया जाता है। ठीक, 28 दिनों के लिए, तो अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की ऊंचाई किस से नापते हैं? इन्फेंटोमीटर, हाइटोमीटर या हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इन्फेंटोमीटर जो है एक उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल
लेटने की स्थिति में, ठीक, शिशु की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। शिशुओं के विकास को मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा, बच्चे द्वारा अनयूजुअल अभोज्य पदार्थ खाना कहलाता है, बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PICA। देखिए PICA, ठीक, होता क्या है, खाने पीने का एक विकार होता है जिसमें लोग नियमित रूप से ऐसी चीज़ें खाते हैं जो खाद्य नहीं होती हैं, ठीक, जो खाद्य पदार्थ नहीं होती हैं। आमतौर से ये लोग जो भी कुछ खाते हैं उन्हें नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा खाई जाने वाली चीज़ें बहुत जटिलता से नुकसानदेह होती है, ठीक, जैसे कि पाचन तंत्र में अवरोध उत्पन्न करना, ठीक, लेट की विषाक्तता, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं, बताइए। अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, शहर की मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ का बढ़ना, अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, औद्योगिक क्रांति में वृद्धि। बताइए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे कौन से हैं, बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, शहर की मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ का बढ़ना और अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, ये तीनों हो जाएगा, ठीक। औद्योगिक क्रांति में वृद्धि से इससे कोई लेना देना नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। देखिए स्तन कैंसर का जो शीघ्र पता लगाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है नियमित रूप से स्वपरीक्षण करना, ठीक, तो जिसे मैमोग्राफी स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। स्तन कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी और डिजिटल ब्रेस्ट, जिसे TBT बोलते हैं, ठीक, DBT बोलते हैं, तो इन तकनीकों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है, नवजात पुनर्जीवन में एसिस्टोल या गंभीर ब्रेडिकार्डिया के लिए पसंद की दवा होती है, बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है, बताइए। कितनी विजिट होना चाहिए, 2, 3 या 4 या 1। प्रथम 6 हफ्तों में कम से कम 4 विजिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ विकल्प उल्टा सीधा हो गया है, सी नीचे आना चाहिए, बी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ठीक है आप लोग बी मारिएगा, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक।